हेलो तो बच्चों, स्वागत है आपका बड़ा भारत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। तो देखिए, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में, जो कि 10th क्लास का पॉइंट है। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार आपकी बुक में थोड़े बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इस वीडियो में हम कवर करेंगे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इन 4 अभिक्रियाओं को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए, जो सबसे पहला हमारा अभिक्रिया है वो है संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, पहले तो हम इसके अन्य नाम और देखते हैं। जो संयोजन अभिक्रिया होती है, इसका ही एक और नाम है भाई संयुग्मन अभिक्रिया। संयुग्मन अभिक्रिया या इसी का ही दूसरा नाम है योगात्मक अभिक्रिया। ये इसके इतने नाम है, संयोजन भी इसका ही नाम है, संयुग्मन भी इसका ही नाम है और योगात्मक अभिक्रिया भी इसी का ही नाम है, एडिशनल रिएक्शन। अब देखिए, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। देखिए, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, इसमें ये ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक क्रियाकारक हैं या अभिकारक बोल सकते हैं, ये आपस में जुड़ जाते हैं और एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? एकल। 2 या 2 से अधिक क्रियाकारक आपस में जुड़ेंगे और एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे। देखिए, इसकी हम एक बार परिभाषा लिखते हैं यहाँ पर। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक क्रियाकारक या इसी को बोलते हैं अभिकारक आपस में जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद का निर्माण करें, इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ठीक है। तो देखिए, 2 या 2 से अधिक क्रियाकारक होंगे, वो आपस में जुड़ेंगे और एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे। इस अभिक्रिया में यही बात खासियत है कि एकल उत्पाद का निर्माण होता है। अब बात करते हैं हम इसके एग्जाम्पल की। तो देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम कोयले का दहन। कोयले का दहन लेते हैं। अब देखिए, कोयले का दहन क्या होता है। देखिए, दहन होता है किसी भी चीज़ का आप दहन कराओ तो आपको कराए कि इसका दहन कराइए, तो उसकी आपको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवा देनी है। यहाँ पर बोला है कोयले का दहन। तो देखिए, कोयला क्या होता है, कोयले में कार्बन होता है। कोयले में क्या होता है भाई? कार्बन होता है। दहन करता है उसकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाना। जब आप कार्बन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराओगे, तब आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, ये दोनों ही क्या है? क्रियाकारक। जो ये तीर का निशान से जो पहले आएगा उनको बोलते हैं क्रियाकारक, और जो तीर के निशान के बाद में है वो होते हैं उत्पाद। तो ये हैं क्रियाकारक और ये हैं उत्पाद। इन्हीं को बोलते हैं अभिकारक या क्रियाकारक। ये आपस में जुड़े और एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। देखिए, ये एकल उत्पाद है, ये 2 से ज़्यादा उत्पाद नहीं है, एकल उत्पाद है। यही होती है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है। इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेंगे, जैसे कि हम लेते हैं यहाँ पर H2 गैस और इसकी हम अभिक्रिया कराते हैं ऑक्सीजन गैस से। तो देखिए, हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है H2O, जिसे हम बोलते हैं जल। इसे क्या बोलते हैं? हम जल बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन है वो 2 हैं, इधर भी 2 हैं। ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, इधर 1 है, इसलिए यहाँ पर हम लगा देंगे 2। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हो गए, लेकिन हाइड्रोजन के 4 परमाणु होंगे, इसलिए हम यहाँ पर ही 2 से गुणा करेंगे। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, 4 परमाणु हाइड्रोजन के, यहाँ पर 2 हैं। ये समीकरण है वो बैलेंस है। अब देखिए, इसमें 2 क्रियाकारक हैं और वो आपस में जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो ये भी कौन सी अभिक्रिया है भाई? संयोजन अभिक्रिया। इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, जिसमें देखिए हम CaO इसे बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। ये है बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। जब हम इसकी अभिक्रिया जल से करवाते हैं,
इसकी अभिक्रिया हम जल से करवाते हैं तो देखिए जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए ये है बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। जैसे ही आपने इसमें पानी ऐड किया तो अब ये बुझ गया, तो ये है बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। और देखिए इस अभिक्रिया में जब आप इस बुझे हुए चूने, बिना बुझे हुए चूने में हाइड्रोजन, ये क्या नाम है, जल को ऐड करोगे, तब एक प्रोडक्ट ये बनता है। देखिए साथ में इसके हीट भी निकलती है, ऊष्मा भी निकलती है। आपने देखा होगा सामान्य जो हमारी भट्ठी होती है जहाँ पर हम सफ़ेदी करते हैं, तो उसके लिए कली का पत्थर लाना पड़ता है, जिसका सूत्र होता है CaO, बिना बुझा हुआ चूना। जैसे ही आप भट्टे से इसको लेकर आओगे, घर पर लाओगे, इसमें आप पानी को ऐड कर दोगे, तो देखिए ये बन जाएगा CaOH2, और साथ में हीट निकली, ऊष्मा निकलेगी, इसलिए जो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो गर्म हो जाता है और आप उसको हाथ लगाने से बचते हैं। ठीक है। अब देखिए जो CaOH2 है, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जो है बुझा हुआ चूना। इसका उपयोग हम करते हैं सफ़ेदी करने में जो दीवारें होती हैं उनको जो हम सफ़ेद कराते हैं, तो इसके लिए हम CaOH2 का उपयोग करते हैं। ठीक है, हमने दीवार को ये पेंट करवा दिया इसका CaOH2 का। अब देखिए क्या होगा, ये जो वातावरण में CO2 है उसके साथ ये अभिक्रिया कर लेता है। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये वातावरण में उपस्थित CO2 के साथ अभिक्रिया कर लेता है, और देखिए क्या बनाता है, ये बनाता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, और साथ में बनाता है जल। जो ये जल होता है ये वाष्प के रूप में उड़ जाता है, धूप के साथ ही इसको उड़ा लिया जाता है, जबकि जो CaCO3 ये बचता है दीवार के ऊपर। अब जो ये है कैल्शियम कार्बोनेट, या इसी का ही दूसरा नाम है संगमरमर। ठीक है, तो ये हो गई संयोजन अभिक्रिया, संयुग्मन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। तीनों नाम एक के अभिक्रिया के हैं। अब देखिए नाम से ही है, ये आपस में जुड़ रहे हैं, संयोग हो रहा है इनका। क्या हो रहा है भाई, संयोग। जो संयोजन अभिक्रिया है या संयुग्मन अभिक्रिया है, इसी का जो दूसरा अर्थ लेते हैं वो लेते हैं जुड़ना। जो अर्थ लेते हैं इसका वो लेते हैं जुड़ना। जो यहाँ पर जो टर्म आई है संयोजन या संयुग्मन या योगात्मक, इन तीनों का ही अर्थ होता है जुड़ना। क्या होता है भाई, जुड़ना। यहाँ पर कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ रही है, CO2 बना रही है। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ रही है, तो जल बना रही है। और यहाँ पर जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये जल के साथ जुड़ रहा है, वो बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपस में सभी ये जुड़ रहे हैं और एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। इसी जो अभिक्रिया है इसकी यही खासियत है कि इसमें एकल उत्पाद का निर्माण होता है। अब देखिए ये हुई हमारे संयोजन अभिक्रिया। अब हम बात करेंगे वियोजन अभिक्रिया की। तो देखिए वियोजन अभिक्रिया, अब देखिए जो वियोजन अभिक्रिया होती है इसी का जो दूसरा नाम होता है वो होता है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया, दोनों नाम एक ही हैं, इनके नाम ही अलग अलग हैं। जैसे हमारा नाम घर पर अलग होता है और स्कूल में अलग होता है, तो वही है नाम जो वियोजन अभिक्रिया होती है, इसी को हम बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। अब देखिए जो वियोजन का जो अर्थ है, जो ये शब्द है वियोजन, इसका अर्थ है टूटना। जो वियोजन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है भाई टूटना। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल क्रियाकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है उसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। एकल क्रियाकारक होगा और दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करेगा, उसे बोलते हैं हम वियोजन अभिक्रिया। तो एक बार हम इसकी परिभाषा लिखते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल क्रियाकारक टूट कर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है उसे वियोजन
या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो एकल क्रिया कारक होगा और टूटकर वो दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करेगा, उसे बोलते हैं हम वियोजन अभिक्रिया। जैसे हमारे पास ये कोई XY एक कंपाउंड है, या XY हमारे पास एक क्या एक कंपाउंड है। अब इसे हमें तोड़ना है, हमें इसका क्या करना है, इन दोनों का वियोजन करना है। ये आपस में पकड़े हुए एक दूसरे को, इनकी घनिष्ठता, इनकी मित्रता है वो कठोर है, मजबूत मित्रता है, ये इतनी आसानी से अलग नहीं होंगे। लेकिन इनको हम अलग कर देंगे और ये बन जाएंगे X + Y, अर्थात दोनों हैं ये अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर इसका वियोजन हुआ है, यहाँ पर इसका क्या हुआ भाई, वियोजन हुआ है। अब देखिए ये X और Y मजबूती से आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब इनको हमें अलग करना है, तो ऐसा तो है नहीं कि अपने आप अलग हो जाएंगी। अरे कोई जिनकी मित्रता अच्छी होती है वो इतनी आसानी से अलग नहीं होते, उनको अलग कराना पड़ता है। ठीक है, उनको अलग कराना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर हम अभिक्रियाओं को वियोजित करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी। अगर हम इनका वियोजन ताप की आवश्यकता से करें, अर्थात ताप के द्वारा करें, जो ऊष्मा है ऊष्मा देकर इनको अलग करें, तो जो अभिक्रिया हो जाएगी वो हो जाएगी ताप अपघटन अभिक्रिया, ताप अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, अगर हम इन दोनों को अलग करें ताप के द्वारा तो हो जाएगी हमारी ताप अपघटन अभिक्रिया। इसके साथ अगर हम इनका वियोजन प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश होता है उसके द्वारा करें इनका वियोजन, तो जो हमारी अभिक्रिया हो जाएगी वो हो जाएगी प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, वो हो जाएगी हमारी प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, अगर हम इनका वियोजन विद्युत की आवश्यकता से करें, अर्थात विद्युत द्वारा करें, तो वो हमारे पास हो जाएगी विद्युत अपघटन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो इस प्रकार जो वियोजन अभिक्रिया है वो 3 प्रकार की होती है। ताप अपघटन अभिक्रिया, अगर हम वियोजन ताप की सहायता से करें तो हो जाएगी ताप अपघटन अभिक्रिया। अगर हम जो वियोजन है इसमें प्रकाश की, जो सूर्य का प्रकाश होता है उसको काम में लें, तो हमारे पास जो अभिक्रिया आएगी वो जाएगी प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। अगर हम इनका वियोजन विद्युत धारा के माध्यम से करें तो हमारे पास जो अभिक्रिया आएगी वो जाएगी विद्युत अपघटन अभिक्रिया। अब हम यहाँ पर बात करेंगे ताप अपघटन अभिक्रिया, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया और विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो देखिए हम एक एक को इनको समझते हैं कि ताप अपघटन अभिक्रिया क्या होती है। ऐसी वियोजन अभिक्रिया 2 या अपघटन अभिक्रिया जो ताप की उपस्थिति में संपन्न होती है वो ताप अपघटन अभिक्रिया, और अगर अपघटन अभिक्रिया है वो विद्युत की, जो सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, तो वो हो जाएगी प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। और कोई अभिक्रिया है वो विद्युत धारा के द्वारा संपन्न होती है, तो वो हो जाएगी विद्युत अपघटन अभिक्रिया। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है ताप अपघटन अभिक्रिया, तो वह अपघटन अभिक्रिया जो ताप की उपस्थिति में संपन्न हो, ताप की उपस्थिति में संपन्न हो जाएगी ताप अपघटन अभिक्रिया। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया वह अपघटन अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न हो वो जाएगी प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। और विद्युत अपघटन अभिक्रिया वह अपघटन अभिक्रिया जो विद्युत धारा द्वारा संपन्न हो वो जाएगी विद्युत अपघटन अभिक्रिया। अब हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की। तो देखिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं ताप अपघटन अभिक्रिया का। जो हमारे पास एक कंपाउंड है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए जब हम इस कंपाउंड को गर्म करते हैं, देखिए ये जो त्रिभुज का चिन्ह होता है ये होता है गर्म करने का या इसको ऊष्मा देने का। ठीक है, या इसको क्या देने का भाई, ऊष्मा देने का। अब ये अगर इस तीर के ऊपर मैं ये त्रिभुज का चिन्ह लगा रहा हूँ तो ये बता रहा है कि इस अभिक्रिया में हम ऊष्मा को दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जब हम इसको गर्म करते हैं, ऊष्मा देते हैं, इसको तापमान देते हैं, तो ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनाता है। ठीक है, कैल्शियम 1 है यहाँ पर, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, इधर 1 ये 2 ये 3 हो गए, और कार्बन है यहाँ पर 1, यहाँ पर है 1, ये है कैल्शियम। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल 1। इसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। हमारे पास एक कंपाउंड है PbNO3
3 का होल क्वाइज 2, इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट। देखो ये है लेड और ये है नाइट्रेट, तो इसका नाम हो जाएगा लेड नाइट्रेट, इसका नाम हो जाएगा लेड नाइट्रेट। अब देखिए जब हम इसको लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तब हमारे पास एक प्रोडक्ट जो है वो बनता है लेड ऑक्साइड, जो कि ठोस अवस्था में होता है, जो कि किस अवस्था में होता है भाई, ठोस अवस्था में। और साथ में बनता है NO2 और साथ में इसके बनती है ऑक्सीजन गैस, ये भी गैस है और ये भी गैस है। अब देखिए जब हम यहाँ पर दो और यहाँ पर 4 लगा देते हैं तो यह अभिक्रिया वो संतुलित हो जाती है। आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं। तो देखिए जब हम इस कंपाउंड को गर्म करेंगे तब ये आगे वियोजन होगा, ठीक है। एक यौगिक है और ये टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण कर रहा है तो ये हो जाएगी वियोजन अभिक्रिया, और ये ताप की उपस्थिति में संपन्न हो रही है तो हो जाएगी ताप अपघटन अभिक्रिया या ताप वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। ये होया हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। इसके बाद हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। हमारे पास एक यौगिक है FeSO4। देखिए जो इसका नाम है वो है फेरस सल्फेट, देखिए इसका नाम है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है फेरस सल्फेट। और जब हम इसको भी गर्म करते हैं, अर्थात इसको भी हम तापमान देते हैं, इसको गर्म करते हैं तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता है Fe2O3, साथ में बनता है SO2 और SO3 गैस। यहाँ पर Fe है वो 2 हैं, यहाँ पर हम 2 लगाएंगे तो ये अब हो जाएगी संतुलित। अब देखिए जो FeSO4 है इसका नाम है फेरस सल्फेट, लेकिन यहाँ पर जो Fe2O3 है इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड, इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। यहाँ पर भी Fe है, इसका नाम है फेरस, लेकिन यहाँ पर है Fe, इसका नाम है फेरिक, साथ में जुड़ी है ऑक्सीजन तो बोल दिए ऑक्साइड, यहाँ पर जुड़ा है सल्फेट तो बोल दिए सल्फेट। अब देखिए डिफरेंटता इसमें क्यों है, इसका नाम फेरिक क्यों है, उसका नाम फेरस क्यों है। देखिए जब आप यहाँ पर इस Fe की ऑक्सीजन अवस्था देखोगे तो इसकी प्लस की 2 है, क्योंकि SO4 की माइनस की 2 होती है तो इसकी हो जाएगी प्लस की 2। यहाँ पर देखिए जो Fe है इसकी जो ऑक्सीजन अवस्था होती है वो होती है प्लस की 3, क्योंकि इसका जो यहाँ पर लगा होता है इसको यहाँ पर ले आते हैं और पहले लिखते हैं वो प्लस का लिखते हैं, और जो ऑक्सीजन है उसकी होती है माइनस की 2। तो यहाँ पर जो Fe है उसकी ऑक्सीजन अवस्था होती है प्लस के 3, इसका नाम होता है फेरिक, और जो प्लस की 2 वाला Fe है इसका नाम होता है फेरस, इसीलिए इसका नाम पड़ा है फेरस सल्फेट और इसका नाम पड़ा है फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो देखिए ये एक अभिकारक है, इसको जब हम गर्म करेंगे तो या 2 से अधिक उत्पादों का ये निर्माण कर दिया है। यहाँ पर 3 उत्पाद बन रहे हैं तो ये वियोजन अभिक्रिया है, लेकिन ये ताप की उपस्थिति में संपन्न हो रही है तो हो जाएगी ताप अपघटन अभिक्रिया। तो ये हुए इनके एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं प्रकाश अपघटन अभिक्रिया की। अब देखिए जो प्रकाश अपघटन अभिक्रिया होती है वो क्या होती है, वो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, तो हो जाएगी प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। हम अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं फर्स्ट। देखिए हमारे पास एक यौगिक है AgBr, इसका नाम बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, ये है सिल्वर और ये है ब्रोमाइड, तो नाम हो गया सिल्वर ब्रोमाइड। जब इसको हम सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में रखते हैं, यहाँ पर देखिए तो सूर्य का प्रकाश होता है उसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं जिसे हम दर्शाते हैं HNU से। देखिए जो HNU है ये सूर्य के प्रकाश को बताता है कि यहाँ पर मैंने सूर्य का प्रकाश लगाया है, या जो सूर्य का प्रकाश होता है वो इस प्रकार हम इसको दर्शा सकते हैं, या इसको HNU से भी इसको दर्शा सकते हैं, या इसका ऐसे भी लिख सकते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है। अब देखिए जैसे ही हम इस कंपाउंड को सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो ये अलग हो जाएगा, Ag अलग हो जाएगा और Br2 अलग हो जाएगा। अब यहाँ पर Br2 है 2 है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर लगा देंगे हम 2, यहाँ पर Ag है वो 2, इधर लगा देंगे हम 2, तो अब जो ये अभिक्रिया ये संतुलित हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक यौगिक है और ये बन गया 2 उत्पादों में, किसके माध्यम से, सूर्य के प्रकाश के माध्यम से, तो ये हो जाएगी प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। जो अपघटन हो रहा है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, ठीक है। इसके बाद हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। हमारे पास एक यौगिक है AgCl, सिल्वर क्लोराइड।
अब देखिए जब हम इसको भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो Ag, साथ ही बनता है Cl2 गैस। इसको हम संतुलित करने के लिए इसको 2 से गुणा कर देंगे और इसको 2 से गुणा कर देंगे। अब देखिए जो AgCl होता है, ये कंपाउंड होता है, इसका हम उपयोग करते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसका हम उपयोग करते हैं। ब्लैक एंड वाइट फोटो होती है, उसको बनाने के लिए हम इस AgCl कंपाउंड का उपयोग करते हैं और इस प्रकार ये हमारी होती है प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, अब देखिए अंतिम है वो विद्युत अपघटन अभिक्रिया। अब देखिए जो विद्युत अपघटन अभिक्रिया वो क्या होती है, ये वो अपघटन अभिक्रिया है जो विद्युत की उपस्थिति में संपन्न होती है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल लेते हैं। आपके पास जल है, जब आप जल में विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, विद्युत धारा जब आप जल में प्रवाहित करोगे, तब देखिए यहाँ पर आपको H2 और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएंगी। इसको हम संतुलित करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर लगा देंगे हम 2, इधर हो जाएंगे 4, तो इधर दोनों तरफ हाइड्रोजन है वो समान हो जाएंगे 2 से गुणा करने पर। अब देखिए जब हम इसको प्रकार इस लेते हैं, हम इसको विद्युत धारा कैसे लेते हैं, हमारे पास एक सेल है, ये बैटरी है, ये प्लस इसका ये माइनस है, इसमें भर दिया हमने वाटर H2O। जैसे हमने इसको स्विच को ऑन करेंगे तो होगा क्या, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी। तो हम इस प्रकार किसी पात्र में जल इकट्ठा करके उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं और इन दोनों को क्या कर सकते हैं भाई, अलग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए एग्जाम्पल नंबर 2। वो 2 क्या है, जब हम NaCl में सोडियम क्लोराइड में भी विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा, तो होगा क्या, सोडियम अलग हो जाएगा और Cl2 गैस उड़ जाएगी। यहाँ पर Cl2 है वो 2 है, इधर लगा देंगे 2, इसलिए यहाँ पर क्लोरीन है वो बराबर हो जाएंगे, यहाँ पर इसलिए सोडियम हो गया तो यहाँ पर इसको 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, देखिए थोड़ा बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, लेकिन जो बात है वो आपके सामने है। ठीक है, बोलने के लिए थोड़ा उचकने के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। ओके, तो देखिए ये हो गया NaCl। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, ये आपके पास कोई पात्र है और ये आपने बैटरी ले रखी है, ये बैटरी का प्लस और ये माइनस सिरा है और इसमें भर रखा आपने NaCl। जैसे ही आप इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो यहाँ से Cl2 क्लोरीन गैस है वो उड़ जाएगी और ये पात्र है, इसमें केवल सोडियम ही बचेगा। ठीक है, तो इस विधि का हम जो इस प्रकार के यौगिक होते हैं उनको शुद्ध करने के लिए भी हम लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे ख़त्म हुई है वियोजन अभिक्रिया और इनके प्रकार। अब हम बात करेंगे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं की। हम बात करते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की, ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक। अब देखिए ऊष्माक्षेपी नाम से ऊष्मा का क्षेपण होना अर्थात ऊष्मा का निकलना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद तो बनता ही है लेकिन साथ में उसके ऊष्मा में निकलती है तो हो जाएगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो मैंने यहाँ पर लिखा है ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा भी निकलती है वो अभिक्रिया होती है, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या एक्सोथर्मिक अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो है मेथेन का, या बोल सकते हैं हम प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन। अब देखिए जो दहन है मैंने आपको बता रखा है कि जब भी दहन का नाम आए तब आप किसी भी यौगिक की जिसको बोला है, यहाँ पर बोला प्राकृतिक गैस का दहन, तो आपको दहन मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाना है और किसी के साथ करानी है, यहाँ पर प्राकृतिक गैस के साथ अभिक्रिया करानी है। तो देखिए जो प्राकृतिक गैस होती है वो होती है CH4, इसको बोलते हैं मेथेन गैस, इसको बोलते हैं मेथेन गैस। जब आप इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाते हैं तब जो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है CO2, साथ में निकलता है जल और आपको बहुत सारी हीट भी यहाँ पर मिलती है, ऊष्मा भी आपको मिलती है। तो देखिए यहाँ पर जो ऊष्मा का निष्कासन हो रहा है इसलिए ये हो गई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसके बाद हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है CaO। जब हम इसमें डालते हैं H2O तो देखिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है H2CaOH
2 और साथ में निकलती है यहाँ पर भी उष्मा। तो यहाँ उत्पाद बन रहा है, साथ में उसके हीट भी निकलती है, तो वो हो जाएगी उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। हम इसके बाद रहते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। हमारे पास एक यौगिक है जिसे बोलते हैं हम ग्लूकोज C6H12O6। जब हम इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तब जो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है 6CO2 प्लस 6H2O और साथ में निकलती है ऊर्जा या हम बोल सकते हैं उष्मा। ठीक है, तो इसमें भी ऊर्जा निकलती है, उष्मा निकलती है, तो ये भी हो गई उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। अब देखिए आपने श्वसन का जो टर्म है इसका नाम सुना होगा, श्वसन। श्वसन, अब देखिए श्वसन क्या होता है, जैसे आप जनरली दिमाग में आता है कि सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना। देखिए ये श्वसन नहीं है, ये है स्वातन, ब्रीथिंग। एक होता है श्वसन और दूसरा होता है संवातन। संवातन इसको बोलते हैं ब्रीथिंग। ब्रीथिंग, ठीक है, और ये होता है श्वसन, रेस्पायरेशन। अब देखिए जो श्वसन होता है उसमें क्या होता है, जो भी आप खाते हो, ठीक है, तो उसका जो अंतिम प्रोडक्ट है वो होता है ग्लूकोज और वो जाता है एक कोशिका के अंदर। ये आपके पास क्या है भाई, एक सेल कोशिका है, इसमें जाता है ग्लूकोज C6H12O6। और जब आप कोशिका के अंदर इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन से होती है तो आपके पास जो प्रोडक्ट होता है वो बनता है 6CO2 6H2O और साथ में निकलती है ऊर्जा। साथ में क्या निकलती है भाई, ऊर्जा। अब देखिए ऊर्जा निकल रही है तो उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया हो गई। ठीक है, अब जो ये ऊर्जा निकल रही है यही ऊर्जा हमारे शरीर को काम करने के लिए, अर्थात जो भी हम काम करते हैं वो हम इसी ऊर्जा के माध्यम से करते हैं। ये ऊर्जा हमें प्राप्त होगी तभी हम कोई काम कर पाएंगे। ठीक है, तो ग्लूकोज की अभिक्रिया हम ऑक्सीजन से करवाते हैं तो हमारे पास ऊर्जा प्राप्त होती है और वो कहाँ होती है, कोशिका के अंदर। तो देखिए ये भी एक क्या है, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। हम इसके बाद हम बात करेंगे उष्मा शोषीय अभिक्रिया की। देखिए उष्मा शोषीय अभिक्रिया, देखिए उष्मा शोषीय अभिक्रिया क्या होती है, वो ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें उष्मा का क्या होता है भाई, अवशोषण होता है, वो क्या हो जाएगी उष्मा शोषीय अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्या होता है भाई, अवशोषण हो, वो होती है उष्मा शोषी अभिक्रिया। देखिए मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिए। यह कैल्शियम कार्बोनेट है, जब आप इसको गर्म करोगे अर्थात उष्मा दोगे तब ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस देगा। तो कब देगा, जब आप इसको गर्म करोगे, उष्मा दोगे, उष्मा दे रहे हो, शोषण कर रहे हो, अर्थात ये अभिक्रिया उष्मा को ले रही है तो उष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगी। अब देखिए ये है लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल क्वाइज 2। ये लेड नाइट्रेट है, एक ठोस अवस्था का यौगिक है। जब आप इसको गर्म करोगे तब ये बनाएगा लेड ऑक्साइड नाइट NO2 और बनाएगा साथ में ऑक्सीजन गैस। अब ये अभिक्रिया तभी होगी जब आप इसको उष्मा दोगे। तो उष्मा दे रहे हो तो उष्मा का क्या कर रहा है, अवशोषण कर रहा है, हो जाएगी उष्मा शोषी अभिक्रिया। इसी प्रकार जब FeSO4 फेरस सल्फेट को आप गर्म करोगे या उष्मा दोगे तब ये बनाएगा फेरिक ऑक्साइड, साथ में SO2 और SO3 गैस भी निकलती हैं। तो ये हो गई हमारी उष्मा शोषी अभिक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, धन्यवाद।